नमस्कार आप सभी को। मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकर्स वे चैनल पर। तो जो भी बच्चे बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनके लिए क्वांट हमेशा ही एक चैलेंजिंग टॉपिक रहता है। मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को शुरुआत से ही क्वांट इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, राइट। तो शुरुआत में बहुत सारे आपके सवाल होते हैं कि क्या करें, स्पीड नहीं आ रही, या फिर आप समझा रहे हो तो सवाल समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा सर, मैं खुद से नहीं कर पा रहा, है ना। तो इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, है ना, और 3 से 4 महीने में क्वांट कैसे कवर करनी है। तो सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रेटजी फ्रॉम बेसिक्स टू मास्टरी, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है ना। ये कोई 1 दिन 2 दिन की कहानी नहीं है ना। इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, और टाइम अगर आप प्रॉपर इफेक्टिव अप्रोच लगाते हो तो 3 से 4 महीने में आप पूरी क्वांट प्रिपेयर कर सकते हो बैंक एग्जाम के लिए। अब करना क्या है, देखो उसमें फेज क्या होते हैं। सबसे पहला फेज आता है आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको काम करना है बेसिक्स पर, ठीक है, अपने फाउंडेशन पर। आप वो किसी कोर्स के थ्रू करो, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, ऑफलाइन कोर्स के थ्रू, या सेल्फ स्टडी के थ्रू, है ना। जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, है ना। अगर किसी कोर्स के थ्रू करते हो, किसी गाइडेंस में आप करते हो, तो काम जल्दी हो जाता है ना। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें चांसेस हैं कि एक बार में आपको चीजें समझना है, आप परेशान हो रहे हो, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में 6 महीने या 1 साल का टाइम लग जाए। तो कम टाइम में करना है तो किसी भी गाइडेंस के अंदर आप कीजिए, चाहे वो कोई टीचर हो या आपके कोई बड़े भाई हो जिन्होंने पहले से एग्जाम क्रैक किया हो, ठीक है। उसके बाद हमें देखो बेसिक छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है, फिर हमारा जो फाउंडेशन है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। फाउंडेशन बनना शुरू होगा, उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने लगते हैं। तो जो चीजें हमें शुरुआत में, जो स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रहे थे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था, अब हमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने लगे हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी हैं। उसके बाद एक कोई फेज आएगा जहां पर टाइम प्रेस, मतलब आपको सवाल तो आपसे बनने लगेंगे, लेकिन आपका फिर कंसर्न आएगा कि सर टाइम ज्यादा लग रहा है ना, कि अब मुझसे सवाल बनने लग गए हैं, लेकिन उतना टाइम जितने टाइम में आप कर देते हो ना फटाफट, उस तरीके से नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो एक फेज ऐसा भी आएगा, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इस फेज से निकल जाओगे, लगातार बने रहोगे, तो नेक्स्ट आएगा स्पीड ड्रिल्स, है ना। स्पीड ड्रिल्स आपको करनी है रेगुलरली, आपको अपनी स्पीड पर आप काम करेंगे, है ना। आपकी स्पीड जो है बननी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। फिर एरर्स होंगी, स्पीड में आप काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे मतलब आपके कुछ कुछ सवाल गलत भी होना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स। उसके बाद फिर आप जो है इन सब के बाद आते हैं मॉक एग्जाम पर, है ना। जब आप इन सारे फेजेस से निकल जाते हैं तो उसके बाद आप फिर मॉक ट्राई करेंगे, मॉक एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एंड फाइनली मॉक एग्जाम जब आप बहुत सारे लगा चुके होंगे, है ना, एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉक्स लगा चुके होंगे, देन यू विल रीच टू मास्टरी, है ना। और मास्टरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। अपने अपने लेवल पर सभी मास्टर होते हैं, है ना। हो सकता है कि कोई कैट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको बैंक एग्जाम वाले से ज्यादा आता हो, है ना। हो सकता है कोई उससे भी ऊपर तैयारी कर रहा हो तो उसको और ज्यादा आता हो। लेकिन हमें, हमारे लिए मास्टरी का मतलब है कि बैंकिंग मेंस एग्जाम तक, और जो भी अब तक का सबसे टफ बैंकिंग मेंस एग्जाम माना जाता है वो है आपका एसबीआई पीओ मेंस, वहां तक का हमको आता हो तो समझ लो कि बैंक एग्जाम में, बैंक एग्जाम के क्वांट में आपकी मास्टरी हो गई, ठीक है। अब देखो वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये लाइन याद रखनी है, कोई क्वांट इज नॉट अबाउट हार्ड मैथ्स, इट इज अबाउट मैनेजमेंट, है ना। ये बहुत मुश्किल नहीं है ना। आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, टाइम मैनेज करना आना चाहिए। क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन में अप्रोच आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। द बैंक एग्जाम गेम इज डिफाइंड बाई 3 पिलर्स, नॉट जस्ट रॉ इंटेलिजेंस। आपके हो सकता है कि 10th 12th 11th में मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए हो, 90 प्लस 95 प्लस आए हो, लेकिन हो सकता है कि क्वांट में आप बेटर परफॉर्म ना कर पाओ, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, केवल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है ना। आपको स्मार्ट तरीके लगाने पड़ेंगे, राइट। सो केवल बात केवल नॉलेज की नहीं है, यहां पर बात है मैथ्स और क्वांट में डिफरेंस समझने की। अब तक आप जो करते आ रहे हो,
स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, वो मैथ थी, राइट। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखाना पड़ता था, है ना, और उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलते थे। लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, राइट। तो यहाँ पर बात स्टेप्स की नहीं होगी, बात होगी रिजल्ट की। अब रिजल्ट तक पहुंचने के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। पहली चीज कि स्पीड कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट। स्पीड जो आपकी बनती है ना, वो केवल कैलकुलेशन से नहीं बनती, कॉन्सेप्ट से भी बनती है। अगर आपके सामने सपोज कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है, तो आप कैसे उसको फास्ट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो सेकेंडरी है ना, पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना और उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, और ये चीज जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने सबसे पहले यहां पर बात आपको बताई कि सबसे पहले आपको बेसिक्स और फाउंडेशन क्लियर करने हैं हर चैप्टर के, बिल्कुल पेशेंस के साथ। वो जब आप कर लोगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, और जब उसके साथ कैलकुलेशन कंबाइन कर दोगे तो स्पीड अपने आप बनेगी। दूसरी चीज है एक्यूरेसी। छोटी छोटी मिस्टेक्स, बहुत लोगों की आदत होती है, जिनकी आदत नहीं होती सिली मिस्टेक्स करने की, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिनकी आदत होती है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स करने की, कि 9 के स्क्वायर को 36 लिख दिया, 8 के स्क्वायर को कुछ लिख दिया 64 की जगह, है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, वो अवॉइड आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि बैंक एग्जाम में कई बार एक एक मार्क्स से, स्पेशली प्री एग्जाम में, एक नहीं 0.25 मार्क्स से भी आप सैकड़ों हजारों लोगों से पीछे चले जाते हैं। तो इन मिस्टेक्स को तो एटलीस्ट आपको अवॉइड करना ही है। तीसरी चीज आती है स्मार्ट सिलेक्शन, स्किपिंग टाइम वेस्टर्स, है ना। कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम में, तो वहां पर आपको सीखना पड़ेगा कि हम टाइम वेस्टर्स को, यानी कि जो क्वेश्चंस हमको नहीं करने चाहिए, उनको कैसे अवॉइड करें, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अवॉइड करें, है ना। ऐसे नहीं कि अरे यार मुझ पे नहीं आ रहा है, क्या करूं, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं। मतलब ये सोचकर करें कि ये तो छोड़ना ही है, अगर मैंने इसको जबरदस्ती किया तो मेरा सिलेक्शन कैंसिल है, यहां से नाम कट जाएगा मेरा, है ना। तो ये तीन चीजें अगर आपने अप्लाई कर दी, स्पीड जिसमें कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट, दूसरा एक्यूरेसी, और तीसरा क्वेश्चन सिलेक्शन आप करना सीख गए, तो इन तीनों चीजों का सम जो है सिलेक्शन के बराबर। आगे अगर हम बढ़े तो आगे है, देखो ध्यान से समझो, पहला स्टेप, तेरा 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है बिल्डिंग द फाउंडेशन मंथ 1 to 2, यानी पहले से दूसरे महीने तक, है ना। लगभग मैं ये मानता हूं कि फाउंडेशन बनाने में आप 2 महीने का एक टाइम लेकर चलो, है ना। मैक्सिमम टाइम 2 महीने का रखकर चलो कि हमें चैप्टर वाइज सारी चीजों के बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो जब कोर एरिया, जो कोर है ना क्वांट का, वो ये सारी चीजें हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, एवरेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस। जो मेजोरिटी 60 to 70% क्वेश्चन है ना, वो यहीं से कवर होते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं वो 60-70% क्वांट आपकी कवर करते हैं, है ना। बाद बाकी सेकेंडरी चीजें भी आती हैं, जैसे मेंसुरेशन है, PNC, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे अदर चैप्टर्स भी हैं, इनके अलावा भी हैं। लेकिन ये जो है कोर है, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा, इन पर आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कमांड है वो होनी चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ टू स्टडी देम प्रॉपरली, कैसे इनको पढ़ना है, ध्यान से समझिए। डोंट जस्ट वॉच लेक्चर्स। आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है ना, या कोई रिकॉर्डेड कोर्स है या लाइव कोर्स है, जैसे भी है, आपको लेक्चर सिर्फ देखने नहीं है ना। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑनलाइन क्लास में, सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दिया, मैं उसको सॉल्व करने के लिए टाइम भी देता हूं, तो उस टाइम में आपको केवल वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना कि चलो सर सॉल्व कर तो देंगे ही, तब तो मुझे समझ आ ही जाएगा। ये अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए। सवाल आया तो उस पर तुरंत झपट जाओ, है ना, तुरंत उसको लपक लो कि भाई मुझे करना ही है, सर से पहले मुझे करना है, ये कंपटीशन होना चाहिए, या अदर लोगों के कमेंट आए उससे पहले मेरा आंसर आना चाहिए, है ना। तो सीधे सीधे केवल मूवी की तरह लेक्चर्स नहीं देखने, आपको जितना ज्यादा हो सके खुद से सॉल्व करना है। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आप 100% सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन कुछ स्टेप्स तो आप खुद से कर पाओगे, है ना, कुछ ना कुछ सीखोगे। आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट सॉल्व 20 to 30 क्वेश्चन सेम डे। लेट सपोज आज मैंने एवरेज पढ़ा, तो एवरेज के बेसिक्स अगर मैंने पढ़े हैं तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस एवरेज के उस दिन मुझे लगाने ही है, ठीक है। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो बैंक एग्जाम के, मैं कोई बुक खरीद सकता हूं जहां पर टॉपिक वाइज बैंक एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हो, 2024 तक के, 25 तक के, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की कोई बुक हो जिसमें टॉपिक वाइज आती है मार्केट में बहुत सारी, जिसके रिव्यू अच्छे हैं, वो आप ले सकते हो। तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के
कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, या आपके पास कोई और बुक होगी, कोई स्टैंडर्ड मटेरियल होगा, वहां से आप कर सकते हो। नाउ योर गोल इज इन दिस फेज इज अंडरस्टैंड फॉर्मूलाज, अंडरस्टैंड लॉजिक एंड डू नॉट वरी अबाउट स्पीड येट। जब आप फाउंडेशन सीख रहे हो ना, तो आपको स्पीड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ये प्रॉब्लम मैं अक्सर मतलब फेस करता हूँ क्लासेस में। ये मेरा पर्सनल इश्यू है कि जैसे हम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, 2-3 चैप्टर खत्म हुए, उसके बाद ही बहुत सारे बच्चे हर रोज ने एक दो कमेंट ऐसे आते ही हैं क्लासेस में कि सर मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो भाई मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले अपने फाउंडेशन सारे चैप्टर्स एकदम कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब तक आप स्पीड की चिंता करिए ही मत। आप ये सोचिए ही मत कि स्पीड जैसी कोई चीज होती है। जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो करो, है ना। जितना डिटेल में सीखोगे, पेशेंस के साथ सीखोगे, उतना लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में वो बेसिक्स रहेंगे, है ना। तो जब आप फाउंडेशन सीख रहे हैं सारे चैप्टर्स का, उस समय स्पीड को भूल जाओ बिल्कुल कि स्पीड जैसी कोई चीज होती है। अगला देखो, यहां पर 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, लॉजिक ओवर फॉर्मूला। जब हम फाउंडेशन सीख रहे हैं तो हमें लॉजिक पर ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मूले या शॉर्टकट्स पर कम। कुछ लोगों की आदत होती है शॉर्टकट बता दो हर चीज का, लेकिन भाई एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एन नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता, है ना। और सपोज होता भी है तो आप केवल मतलब शॉर्टकट्स रटने के लिए तैयारी थोड़ी कर रहे हो, राइट। जो शॉर्टकट्स वाले हैं उनका एग्जाम नहीं निकलता, याद रखिए। एग्जाम उसी का निकलता है जो बेसिक पर, लॉजिक पर ध्यान देता है कि ये चीज आई तो आई कैसे, है ना। क्योंकि एक लॉजिक से, एक शॉर्टकट से तो एक ही तरीके का सवाल सॉल्व होगा, लेकिन एक लॉजिक आप सीख गए ना, तो उससे 10 अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो लॉजिक पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, इग्नोर स्पीड। जैसा कि मैंने बताया, जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो स्पीड पर ध्यान नहीं देना। सेम डे लॉ, ठीक है। पहली चीज के फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाई द मैथ्स वर्क्स, है ना, कैसे ये चीज काम कर रही है। व्हाई शब्द पर सर ये आया तो कैसे आया। दूसरी चीज है, डू नॉट वरी अबाउट स्पीड येट, फोकस ऑन क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। अगली चीज है सेम डे लॉ। सेम डे लॉ का मतलब, डू नॉट जस्ट वॉच लेक्चर्स, आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट सॉल्व 20 to 30 क्वेश्चंस द सेम डे। 20 से 30 क्वेश्चन आपको सेम डे प्रैक्टिस करने। अच्छा, एक डीआई के बारे में लोगों को आता है कि सर डीआई कब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहां पर एक वार्निंग वाले साइन के साथ लिखी हुई है, इफ योर बेसिक्स आर वीक डू नॉट जंप टू डीआई सेट्स। कुछ लोगों का कहना है कि सर मतलब कुछ लोगों का एक तरीका होता है पढ़ाई करने का कि वो डीआई से शुरू कर देते हैं, है ना। मैथ्स तो चलो बाद में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक टफ होता है उसको बाद में देखेंगे, पहले मैं डीआई पढ़ना शुरू कर देता हूं। नहीं, वो सबसे बड़ी गलत अप्रोच है आपकी। डू नॉट जंप टू डीआई सेट्स, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एस्पिरेंट्स मेक। सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट करते हैं वो डीआई सेट बिना अरिथमेटिक की नॉलेज के सॉल्व करना होता है, राइट। तो गलत है, ठीक है, बिल्कुल मत कीजिएगा ये मिस्टेक। कब करना है डीआई तो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, स्टेप 2, इंप्रूव कैलकुलेशन स्पीड, द टॉपर सीक्रेट। एक आपने फर्क देखा होगा, कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तुरंत आंसर कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्लो आंसर करते हैं, राइट। और स्लो वाले को लगता है कि यार जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया वही इसने लगाया, तो अंतर कहां आ गया, मेरी स्पीड इसकी स्पीड से कम क्यों है। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है कैलकुलेशन। कुछ लोग जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मेंटली करने में इतने माहिर होते हैं कि छोटी छोटी चीजों में उनको टाइम नहीं लगता, है ना। जैसे किसी में से कुछ घटाना है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट से एलिमिनेट कर देंगे, मल्टीपल देख लेंगे कि आंसर इसका मल्टीपल होना चाहिए, है ना, या लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें ना, ये आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। यू कैन नॉट सॉल्व डीआई फास्ट इफ योर कैलकुलेशंस आर स्लो। कैलकुलेशन स्लो है तो डीआई तो फास्ट कर ही नहीं सकते आप। तो डेली ड्रिल आपका एक रूल है कि जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है ना, 15 से 20 मिनट की डेली ड्रिल आपको कैलकुलेशन के लिए करनी है, जिसमें देखो सबसे पहले आपको 25 तक की टेबल मेमोराइज कर लेनी है। कन्वर्जन फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको आना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है। इस पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरे अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सब में यूज होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। रेशियो मेथड आप तभी लगा सकते हो जब आपको ये आता हो, ठीक है। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये इस पर बहुत अच्छी कमांड बनानी है। स्क्वायर्स 30 तक तो याद रखो कम से कम, क्यूब्स
15 से 20 तक जितने हो जाए आप इतने याद कर लो, है ना। अच्छा, स्किल जो आपको डेवलप करनी है, फास्ट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। कई कई जगह अप्रोक्सीमेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि डीआई में ऑप्शंस नजदीक हैं, है ना, और पॉइंट में दे रखे हैं, ठीक है, और आपके पास एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई, 4 डिजिट का नंबर अपॉन 4 डिजिट का नंबर, ये इसका कितना परसेंट है, तो वहां पर आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, वहां पर अप्रोक्सीमेशन काम आएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको डेवलप करनी है, 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं कि मतलब केवल कैलकुलेशन पर ही आप 2 घंटे रोज वेस्ट कर रहे हो अपने, नहीं, ये नहीं करना। 15 से 20 मिनट का रोज रखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वांट इज नॉट हार्ड, स्लो कैलकुलेशंस मेक इट हार्ड, है ना। तो क्वांट टफ नहीं है, जो कैलकुलेशन है ये इसका बहुत बड़ा एक पैरामीटर है जो इसको हार्ड बनाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो क्वांट आपको ऑटोमेटिकली हार्ड लगने लगती है, धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लूज करने लगते हो। तो कैलकुलेशन पर काम कीजिए। आगे देखते हैं स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो तीसरा स्टेप है, जब आपने फाउंडेशन पर काम कर लिया, फाउंडेशन के बाद आप रेगुलर बेसिस पर कैलकुलेशन भी करते रहे, है ना। जब तक आपका फाउंडेशन चल रहा है, 2 मंथ्स तक मैंने टाइम बोला था, तो 2 मंथ्स तक आपने फाउंडेशन पर काम किया। उस 2 मंथ्स में डेली आपने 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की, तो अच्छी खासी कैलकुलेशन भी आपकी डेवलप हो गई, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अब आप डीआई स्टार्ट कीजिए। अब देखो डीआई की अप्रोच ही बदल जाएगी आपकी, है ना। डीआई में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप जानते हो, पाई चार्ट के, स्लेट मिसिंग डीआई, और भी अलग अलग तरह के डीआई होते हैं, उस पर अभी हम बाद में कभी बात करेंगे। नाउ इसमें कैसे आपको प्रोग्रेस करना है, देखिए पहले 10 दिन आपको क्या करना है, सॉल्व स्लोली, धीरे धीरे सॉल्व करो, फोकस एंटायरली ऑन मेथड। हर क्वेश्चन पर रुकिए, सोचिए कि क्या जो मैंने अप्रोच लगाई इसके अलावा कोई बेटर अप्रोच हो सकती थी, क्या मैंने जहां पर जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है वो कहीं रेशियो मेथड से सॉल्व हो सकता था, दोनों नंबर्स में मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ली है, इनका रेशियो लेकर काम चल सकता था, क्या जो मेरा आंसर आया है वो यूनिट डिजिट से आ सकता था, है ना। जहां मैंने इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स को ऐड किया वहां कोई शॉर्ट तरीका हो सकता था क्या, है ना भाई। आप सोचिए, हर सवाल पर पॉज लेकर सोचिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, पहले 10 दिन तो आप ये करोगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज है, फिर आप टाइमर के साथ सॉल्व करो, है ना। एक सेट रोज टारगेट करो 5 क्वेश्चंस का, 6 to 7 मिनट्स में, 6 से 7 मिनट में एक सेट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है ना। ठीक ठाक लेवल का, मतलब ये नहीं कि एकदम 0 लेवल वाला नहीं, है ना, कि ये इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल दो, ये वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है, क्लर्क प्री लेवल की बात नहीं कर रहा, मतलब ठीक ठाक लेवल का आप सेट पकड़िए, है ना। 6 से 7 मिनट में रोज एक सेट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। नाउ क्रिटिकल रूल इज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व ऑल डीआई सेट, सेलेक्ट द इजियर वन इन एग्जाम। एग्जाम में डीआई की जो सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रेटजी होती है वो होती है कि जब मेंस एग्जाम में मल्टीपल डीआई सेट्स आते हैं, राइट, तो उसमें आपको जो डिफिकल्ट वाला है उससे स्टार्ट नहीं करना, आपको इजियर वाले से स्टार्ट करना है। आगे स्टेप 4, हाई स्कोरिंग स्मॉल टॉपिक। सर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 100% स्कोर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें तो करना ही है ना, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इन टॉपिक्स में गलत करने की या छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इनमें से ये जो सिंपल टॉपिक्स हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, आप कैलकुलेशन पर रोज काम कर ही रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑटोमेटिक इस पर कमांड बन जाएगी। नंबर सीरीज हुआ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हुआ, ठीक है। नाउ डेली आपको रूटीन मेंटेन करना है। करने का मतलब है कि डेली 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करने हैं, डेली 10 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, है ना। तो एकदम से लोड नहीं आएगा और रेगुलर प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रोज और 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के रोज आपको लगाने हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बिल्ड होंगी, है ना। क्योंकि प्री एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पीओ प्री एग्जाम की बात करूं तो लगभग 10 से 15 नंबर का स्पीड मैथ्स आएगा, और अगर मैं क्लर्क प्री की बात करूं तो 15 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन तो अकेले सिंप्लीफिकेशन से आ जाते हैं, फिर 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक से आते हैं। तो 20-20 मार्क्स का 20-20 नंबर का स्पीड मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल चीज है और ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनको आप रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप 5, द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इन मॉक टेस्ट। कि मॉक टेस्ट में मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं। देखो मतलब ये जब आपका हो जाएगा, रेगुलर बेसिस पर आप स्पीड मैथ्स कर चुके हो, फाउंडेशन आपका क्लियर है, डीआई की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर चुके हो आप, है ना, 1 महीने तक,
तो अब आपका जो आता है मॉक टेस्ट वाला फेज आता है कि अब जब मुझे चीजें आ गई हैं, है ना, मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, डीआई की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज तो मैं रोज कर ही रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए भी 15 से 20 मिनट रोज दे रहा हूं, अब मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, अब मैं चलूंगा मॉक की तरफ। सबसे पहला स्टेप, अटेम्प्ट, टेक द मॉक अंडर एग्जाम कंडीशंस। मॉक जो भी होता है एग्जाम कंडीशन में ही आप देते हो, टाइमर वगैरह चलता रहता है, एग्जाम वाला इंटरफेस होता है। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है इसमें, एनालाइज। मॉक देने के बाद आप उसको एनालाइज कीजिए, है ना, सेम डे मत कीजिए, नेक्स्ट डे कीजिए, लेकिन करना है ना, डीप डाइव इनटू एरर्स, टाइम स्पेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं वो कौन कौन से एरियाज में हुई हैं, डीआई में हुई हैं, एरिथमेटिक में अगर गलतियां हुई हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स में मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद मेरा किस 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 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। उसके बाद तीसरा है एडजस्ट। एनालाइज कर लिया, अब मुझे अपना एडजस्ट करना है कि मतलब जो जो गलतियां हो रही हैं उन पर मैं काम करूं, जो जो वीक एरिया है उन पर काम करूं। रिफाइन स्ट्रेटजी, रिवाइज कॉन्सेप्ट्स एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी। जो मेरे वीक एरिया रह गए, जिनके सवाल गलत हो रहे हैं ज्यादा, उन पर मैं दोबारा से काम करूं, फाउंडेशन फिर से क्लियर करूं, कुछ और प्रैक्टिस करूं, ठीक है, और एक्यूरेसी पर थोड़ा ध्यान दूं। जो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं अगले मॉक में मैं वैसा ना करूं, और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है, अटेम्प्ट, एनालाइज, एडजस्ट, अटेम्प्ट, एनालाइज, एडजस्ट। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा, ठीक है। गोल इज स्मार्ट अटेम्प्ट्स विद हायर एक्यूरेसी, नॉट 100% अटेम्प्ट्स, है ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे 100% भले ही ना हो, लेकिन जितने हो 100% एक्यूरेसी के साथ हो, ये मेरा गोल होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़े, द मॉक एनालिसिस फ्रेमवर्क। मॉक एनालाइज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, द टाइम ड्रेन, विच स्पेसिफिक टॉपिक टुक टू मच टाइम, कौन से टॉपिक में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा। टू, सेकेंड, द एक्यूरेसी चेक, वेयर डिड आई मेक सिली मिस्टेक्स, किस किस चीज में मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं। और तीसरा, द सिलेक्शन ऑडिट, विच क्वेश्चन शुड आई हैव स्किप्ड एंटायरली, कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप कर देने चाहिए थे जो मैंने नहीं किए, जबरदस्ती उनमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। जैसे स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसा लोग करते हैं, या बैंक जो आपका रीजनिंग में पजल्स आती हैं, है ना, उसमें कई बार ऐसी पजल पकड़ लेते हैं जिसमें पूरा टाइम ही निकल जाता है, ठीक है, तो वो आप कैच कीजिए। अगला स्टेप 6, बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक, ठीक है। तो छठा पॉइंट जो हमें याद रखना है, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, जंपिंग टू डीआई विदाउट बेसिक्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ओनली वॉचिंग लेक्चर्स नॉट सॉल्विंग, ये भी आपकी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। इग्नोरिंग कैलकुलेशन प्रैक्टिस, सर कैलकुलेशन तो मैं एक दिन का खेल है, 2 दिन का खेल है, मैं शुरुआत में पढ़ तो चुका हूं, रोज रोज क्यों करूं, नहीं, रेगुलर बेसिस पर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ट्राइंग टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम, ज्यादातर लोग चीजों को ईगो पर ले जाते हैं और जो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए उसमें अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्वांट रूटीन क्या होना चाहिए। सवाल आ रहा होगा, सर आपने बहुत सारी चीजें बताई, अब मुझे शॉर्ट में बता दो कि मेरा रूटीन क्या हो। तो देखो, 30 to 40 मिनट्स एक अरिथमेटिक टॉपिक प्रैक्टिस, ठीक है, 30 से 40 मिनट मुझे रोज एक अरिथमेटिक के टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, डेटा इंटरप्रिटेशन रेगुलर बेसिस पर एक सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। 10 क्वेश्चन मेरे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के, एक दिन सिंप्लीफिकेशन करूंगा, अगले दिन नंबर सीरीज, हार्डली इसमें 5 से 10 मिनट मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 15 मिनट मुझे प्योर कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जो मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलर बेसिस पर 15 मिनट 20 मिनट आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर देने हैं। डू दिस डेली फॉर 3 to 4 months एंड क्वांट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। 3 से 4 महीने तक अगर आप ये चीज रेगुलर फॉलो कर लेते हो तो क्वांट जो अभी आपका वीक एरिया आपको अगर लगता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि लगता ही है, जिन जिन लोगों को लगता है उनका क्वांट स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा। देखो, क्वांट की एक अच्छी बात है कि ये चीजें यहां पर प्रेडिक्टेबल होती हैं, है ना। हमें अगर हमारा आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है, तो हमें पता है कि वो करेक्ट है। जीए में ऐसा नहीं होता, है ना, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। आरसीज में आपका आंसर आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट होगा, यार कहीं जो मैं सोच रहा हूं वो ऑथर भी वैसा सोच रहा है, हो सकता है कि ऐसा ना हो और मेरा आंसर गलत हो जाए। लेकिन यहां पर सर्टेनिटी है ना, चीजें प्रेडिक्टेबल है। तो ये जो है स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग जो है पूरा टॉपिक है, पूरा एरिया स्कोरिंग है अपने आप में, है ना। तो अगर आप इस पर ढंग से काम कर लेते हो ना,
तो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है वो आपका क्वांट बन सकता है। तो 3 से 4 महीने तक आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो ये सब हमने बातें की जेनरिक वे में। अभी हम धीरे धीरे ये भी अगला जो वीडियो होगा वो इस पर होगा कि हम किस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ें, चैप्टर वाइज हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए एरिथमेटिक जब हम पढ़ रहे हैं, और हर चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं जो हमें सीखने हैं, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारी चीजें मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो एक लक्ष्य मैथ्स कॉम्बो बना दिया गया है आपके लिए। ये जो है अनअकैडमी स्टोर पर अवेलेबल है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। इसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी 999 में आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड है एवीपी, ठीक है, डिस्काउंट कोड इज एवीपी, ठीक है। और इससे आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हो घर बैठे हुए। इसमें फाउंडेशन बैच भी है, रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं मेंस के, और आगे चल के मेरा डीआई का बैच आएगा, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें अपने आप में सब कुछ है, प्री टू मेंस कंप्लीट कवरेज है, मेंस स्पेशल कोर्सेज है जो ऐड किए गए हैं, नाउ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है, और 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। अच्छा, अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैथ्स के अलावा भी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, तो हमारा एस्पिरेंट टू बैंकर फाउंडेशन बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है, जिसमें प्री टू मेंस हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं सारे चैप्टर्स के, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आप एक्सेस कर सकते हो। ये वाला जो है आपको सब्सक्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ये अलग से कॉम्बो है केवल मैथ्स वालों के लिए, जिनको केवल मैथ्स पढ़नी है उनके लिए। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है 12 महीने का 1499 में आपको दिया जा रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। और ये जो ऑफर है 28 जैन तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसका फायदा उठाइए। इसके लिए भी डिस्काउंट कूपन कोड है एवीपी, ये लगाइए। तो 1 साल तक के लिए जितने भी बैचेस हमारे आते हैं उन सब की एक्सेस, रिकॉर्डेड बैचेस की, अपकमिंग बैचेस की, और जो करंट में चल रहे हैं उन सब की एक्सेस आपको मिल जाती है, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी क्वांट की स्ट्रेटेजी। आई होप ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए यूजफुल साबित होंगे, और अगर लगातार आप इनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं इस पूरे 3 से 4 महीने के स्टडी प्लान को, तो क्वांट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया बनेगा। तो ये आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में सिर्फ एक ही आपको शब्द दिखना चाहिए, वो है क्वांट। केवल कमेंट में टाइप करो क्वांट, और कुछ नहीं, क्वांट 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 दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच।